So hello guys, welcome back to my new video. In this video we are going to talk about the coronary atherosclerosis. एक काफी अच्छा टॉपिक है हमारी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर का, एक डिजीज है, डिसऑर्डर बोल सकते हैं हम। और इस सेशन के लिए मैं काफी वेट किया था और काफी आप लोग भी वेट किए थे इस सेशन को। सर आपने रिक्वेस्ट किया था कुछ, तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप सर ये सेशन को लाओ, तो हमने आज कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस के सेशन को आपके सामने लाया। सो एक्चुअली कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है? जो हमारी हार्ट होती है ना, जो हमारी हार्ट होती है उनमें जो आर्टरीज होते हैं ना, जो आर्टरीज क्या करते हैं कि उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं, ठीक है। अगर उस आर्टरीज में, अगर जो हार्ट की आर्टरीज है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रही है, उस आर्टरीज में अगर एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हो जाता है, उस आर्टरीज में अगर प्लग्स फॉर्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। आप ये इमेज देख सकते हो, ठीक है। ये कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस का है। ये जो हमारी जो आर्टरीज हैं इनमें कहीं ना कहीं ये प्लग्स फॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो यही होता है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। ये हार्ट की जो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आर्टरीज है, ठीक है। ये राइट आर्टरीज है हार्ट की। तो सो यही होता है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट से रिलेटेड है। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। जो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि इज अ की टॉपिक अंडर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। इट रिफर्स टू द हार्डनिंग एंड narrowing of coronary arteries due to the accumulation of fatty deposit plugs leading to reduced blood flow to the heart muscle. This condition is the main cause of coronary artery disease, can lead to serious complications like angina, myocardial infarction and heart failure. इसके कहने का सिंपल ये मतलब है, ये आप ये कह सकते हो कि जो हमारी कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस में होती क्या है कि जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं उसमें प्लग्स फॉर्म हो जाता है, उसमें एक्युमुलेशन ऑफ फैटी डिपॉजिट्स हो जाता है, जिसके चलते जो ब्लड का फ्लो है हमारे हार्ट मसल तक, वहां तक पहुंच नहीं पाती है। और हमारा जो हार्ट है वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाता। जब इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा तो जो हार्ट का जो भी, अगर हार्ट जब पंप करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब पूरा जो ब्लड है इफेक्टिवली हमारे बॉडी तक पहुंच नहीं पाएगा। और उसके चलते क्या क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर हार्ट जो है, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, तो हार्ट की मसल जो है, मायोकार्डियल मसल, वो डेथ होने लगेंगी। उसकी जो हार्ट फेलियर के भी चांसेस बनते हैं। और ये सारी चीजों करोगा। तो जो आर्टरीज है हमारी, यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, ये है राइट कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये राइट कोरोनरी आर्टरीज है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक सरकमफ्लेक्स आर्टरी है जो कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में आती है। एक होता है राइट कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट में, एक होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होता है उसमें होता है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होता है, ठीक है। एक होता है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होता है, ठीक है। ये दो आर्टरी होते हैं हमारे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में। तो आई होप इस कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस का आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। के अब हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, इट इज द नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज ड्यू टू प्लग बिल्डअप लीडिंग टू रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ एंजाइना, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड हार्ट फेलियर। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस है उसमें क्या होता है कि जो नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, जो हमारी जो यहाँ पे कोरोनरी आर्टरीज है, ये कोरोनरी आर्टरीज, उसमें क्या होगा, नेरोइंग हो जाना। जो हार्ट को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है उस आर्टरीज में, उस आर्टरीज का नेरो हो जाना, मतलब फैटी प्लग्स बिल्डअप हो जाना, यहाँ पे प्लग्स बिल्डअप हो जाना, जिसके चलते जो लीडिंग टू रिड्यूस ब्लड फ्लो, उसमें जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाना और रिस्क इंक्रीज हो जाना, लाइक एंजाइना, मायोकार्डियल इंफेक्शन एंड हार्ट फेलियर का रिस्क स्टार्ट हो जाना, ठीक है। उसके बाद हम इसके एटियोलॉजी के बारे में देखेंगे कि किन किन कारणों के चलते ये ओकर होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ डेट कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज होता है, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट है वो है मॉडिफिएबल। मॉडिफिएबल कहने का मतलब ऐसे जो रीजंस जो हमें मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसे ठीक कर सकते हैं। जो हमारा सब फर्स्ट है यहाँ पे ये हाई कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। हाई कोलेस्ट्रॉल कहने का मतलब ये है कि हमारे जो
कोलेस्ट्रॉल होते हैं बॉडी में, अगर वो हाई हो जाते हैं तो उनके चलते कहीं ना कहीं कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो इसमें जो होता है लिपोप्रोटीन होता है, ठीक है। इसमें 3 टाइप के लिपोप्रोटीन पाए जाते हैं। एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। एक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। एक होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। इन तीनों का जो सम होता है ना, अगर हम लोग सम करें तो वो हमेशा 200 mg पर डीएल से लेस होना चाहिए। अगर ये तीनों का सम अगर 200 mg पर डीएल से इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं रिस्क होता है कि आपको कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस या ऐसे भी एथेरोस्क्लेरोसिस जो बॉडी में हमारी आर्टरीज होती है उनमें फॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कहीं ना कहीं एक रीजन है जो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस को ओकर करता है, ठीक है। उसके बाद स्मोकिंग भी है, कहीं ना कहीं स्मोकिंग क्या करता है, हमारे जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ा देगा, उसके चलते जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज की जो लाइनिंग है वो डैमेज होने की चांसेस बढ़ जाती है। उसके बाद डायबिटीज भी है कहीं ना कहीं। उसके बाद ओबेसिटी भी है, मोटापा भी है। उसके बाद सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, लाइक आप टाइम पे खाना ना खाओ या फिर आप अल्कोहल कंजप्शन करो, स्मोकिंग करो, तो कहीं ना कहीं ये भी होता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस, स्ट्रेस लेने से भी हमें हमारी जो ब्लड का फ्लो है वो कहीं ना कहीं तेज हो जाता है, क्योंकि नोरपाइनफ्राइन रिलीज होने लगता है हम जब स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है। जब नोरपाइनफ्राइन रिलीज होगा तो हमारी जो बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो कहीं ना कहीं फास्ट हो जाएगा, जिसके चलते हमारी जो आर्टरीज हैं उनमें कहीं ना कहीं डैमेज की चांसेस बढ़ जाती हैं। अब नॉन मॉडिफिएबल की बात करेंगे कि ऐसे रीजंस जिसे हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिसे हमें ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट है वो है एज, ठीक है। कहीं ना कहीं एज भी है। अगर आप ओल्डर इंडिविजुअल को देखोगे तो उनमें मैक्सिमम चांसेस होती हैं कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस हमेशा आपको देखने को मिलता है, फॉर्म होती रहती है, कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज होने लगती हैं। उसके बाद जेंडर, ज्यादातर मोस्टली जो होते हैं मेल्स में ज्यादातर ये कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री एंड जीनेटिक्स। फैमिली हिस्ट्री कहने का मतलब ये है कि अगर आपके फैमिली में, आपके बैकग्राउंड में अगर आपके पापा या फिर आपके दादा को अगर ऐसा कुछ हुआ तो चांसेस बनती हैं कि आपको भी ये चीज हो सकता है। उसके बाद जीनेटिक भी है, सेम मैंने जो चीज बताया वो होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी को कि ये कैसे कैसे स्टेप में ये डिजीज ओकर होता है। तो जो हमारा फर्स्ट है वो होता है इंडोथेलियल इंजरी। इंडोथेलियल इंजरी कहने का मतलब ये है कि हमारी जो हाइपरटेंशन है, मतलब कोई भी टियोलॉजिकल फैक्टर को आप पकड़ लो, ठीक है। आप स्मोकिंग पकड़ लो या हाइपरटेंशन पकड़ लो या हाई कोलेस्ट्रॉल पकड़ लो, ठीक है। उसके चलते क्या होगा कि जो हमारी आर्टरी की लाइनिंग है, जो आर्टरी की लाइनिंग में क्या होता है, इंडोथेलियल होता है, ठीक है। इंडोथेलियल में इंजरी होता है। अगर जाहिर सी बात है यार, अगर कोई पाइप है, ठीक है, उस पाइप में अगर जो पानी का फ्लो, अगर पानी का एग्जांपल लेते हैं, पानी का फ्लो है अगर बहुत फास्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं चांसेस बनती है कि उस पाइप का रप्चर होने का, ठीक है। तो वैसे ही आर्टरीज होती है। अगर आर्टरीज में ब्लड का फ्लो है, अगर ब्लड का फ्लो हाई होता है तो उस कंडीशन में आर्टरीज की रप्चर होने की, आर्टरीज लाइनिंग की इंजरी होने की चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है। उसके चलते क्या होता है, वहां पे एक लिपिड डिपोजिशन होने लगता है। लिपिड डिपोजिशन में कहने का मतलब ये है, वहां पे लिपिड की एक परत बनने लगती है। यहाँ पे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं ये बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाने जाते हैं। वहां पे क्या होने लगते हैं, ये इंटर होने लगते हैं डैमेज एरिया में एंड गेट ऑक्सीडाइज। अगर जहाँ पे डैमेज हुए हैं हमारे आर्टरीज, वहां पे ये क्या करते हैं, ये लिपोप्रोटीन वहां पे जाके ये उस चीज को वहां पे एक मतलब डैमेज एरिया में जाके वहां पे इंटर होने लगते हैं धीरे धीरे, वहां पे लिपिड का डिपोजिशन होने लगता है। उसके बाद क्या होगा, एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स वहां पे जनरेट होगा। वो कैसे जनरेट होगा, जो हमारी WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, इसको मैक्रोफेजेस के नाम से भी जाना जाता है, try to digest LDL but turn into foam cells forming फैटी स्टिक्स। अगर वहां पे क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहने का मतलब ये है कि जो हमारी आरबीसीज है ना, वहां पे उस चीज को वो ट्राई करेंगे डाइजेस्ट करने का, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। वो वहां पे ये चीज को जो होते हैं डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है। जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है वहां पे प्लग फॉर्मेशन होने लगता है। स्मूथ मसल सेल्स माइग्रेट्स एंड फॉर्म अ फाइब्रस कैप ओवर द फैटी डिपॉजिट्स। वहां पे क्या होगा, अब जो फैटी डिपॉजिट्स है ना, अगर वहां पे जो लिपिड का डिपोजिशन हो गया है तो वहां पे क्या होगा, उसके ऊपर क्या होगा, एक फाइब्रस कैप बन जाएगा। देखो एग्जांपल बता रहा हूं मैं, देखो ये हमारी जो है, ठीक है, लेट गेट एग्जांपल, ये हमारी आर्टरीज है, ठीक है। अगर आप आर्टरीज को ध्यान से देखो तो आर्टरीज मान लो यहाँ पे रप्चर होगी, ठीक है, ये रप्चर होगी, तो यहाँ पे धीरे 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 ये प्लग्स फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर प्लग्स फॉर्म हो गया, यहाँ पे लिपिड का डिपोजिशन हो गया, ठीक है। अगर लिपिड का डिपोजिशन हो गया तो यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी जनरेट होगा, WBC आएंगे। अगर ये जब हो गया तो यहाँ पे प्लग्स का फॉर्मेशन होगा। प्लग्स क्या होता है, एक फाइब्रस कैप हो जाता है। देखो यहाँ पे मैं एक कैप बना लेता हूँ, ठीक है, ये देखो,
ये कैप बन गया है, इसका एक कवरिंग बन गया, एक स्टेबल यहाँ पे कैप बन गया, ठीक है। यही होता है प्लग्स फॉर्मेशन। उसके बाद क्या हो गया, अब नैरोइंग ऑफ आर्टरी। जाहिर सी बात है, अगर हमारी आर्टरीज डैमेज है तो वहां पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो आएगा, तो वहां पे नैरोइंग होने लगेगा हमारी आर्टरीज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो प्लग है वहां पे वो रप्चर होगा। अगर मान लो एग्जांपल कि अगर फिर से कहीं ब्लड का फ्लो फास्ट हो रहा है, आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर समथिंग लाइक जो आपके ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हो जो आपके ब्लड के फ्लो को इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कहीं ना कहीं चांसेस बनती हैं कि ये जो है ना, ये हमारी जो प्लग्स फॉर्म हो चुकी हैं, एक स्टेबल प्लग्स जो फाइब्रस कैप बन चुकी हैं, अगर इनके चांसेस क्या बनते हैं, रैप्चर होने के चांसेस बनते हैं। अगर ये रैप्चर हो गया तो अगर क्या होगा, अगर यहाँ पे रैप्चर होता है तो हमारी क्या होगी, हमारे यहाँ पे जो प्लेटलेट्स है वो बहुत ज्यादा स्टिकी होती हैं, वो प्लेटलेट्स आके यहाँ पे चिपकने लगेंगी अगर ये चीज रैप्चर हो जाएगा। अगर ये प्लग्स ऐसे करके यहाँ पे जो प्लेटलेट्स है अगर यहाँ पे आने लगी तो चांसेस बनती है कि हमारे पूरे आर्टरीज को ब्लॉक करने की चांसेस बनती है, क्योंकि हमारी जो प्लेटलेट होती है वो काफी स्टिकी होती है, ठीक है। तो वहीं से लीड हो सकता है, हार्ट अटैक आने के भी चांसेस बन सकती हैं। यही था हमारा पैथोफिजियोलॉजी शो के। अब हम देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस होकर होते थे, तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है। शो हमारा जो फर्स्ट होता है, हम बात करें अपनी फर्स्ट की, तो वो होता है हमारा एंजाइना, ठीक है। एंजाइना कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी इंडिविजुअल का कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस होता है तो उसको चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हो, ये वाली इमेज आप देख सकते हो, यहाँ पे इस इंडिविजुअल का चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद डिस्पीनिया हो जाएगा, कहीं ना कहीं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगेगा किसी भी इंडिविजुअल को अगर कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस है तो, ठीक है। उसके बाद फटीग एंड वीकनेस हो जाएगा। फटीग कहने का मतलब उसको थकान हो जाएगा, वीकनेस महसूस होगा, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। उसके बाद पाल्पिटेशंस कहने का मतलब ये आप इमेज में देख सकते हो, जो उसका हार्ट का रिदम है वो कहीं ना कहीं बिगड़ने लगता है, ठीक है। अगर यही बात करें इसके नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स की, तो वो होता है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। अगर हमारे आर्टरीज में अगर थ्रोम्बस फॉर्म होता है, अगर एंटी प्लेट्स हमारी जो प्लग्स है वो रप्चर होती है, वहां पे वहां पे जो प्लेटलेट्स है अगर वो स्टिक होने लगते हैं, हमारे आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं, तो कहीं ना कहीं मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शंस के भी चांस बन जाते हैं, ठीक है। तो आप इमेज अभी देख सकते हो पूरी तरीके से, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में कि अगर कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, अगर ऐसे आप साइन एंड सिम्टम्स देखते हो तो आप कौन कौन से टेस्ट करा सकते हो। जो हमारा फर्स्ट है वो है ईसीजी करवा सकते हो। जैसे कि ईसीजी ये बताता है, ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये बताता है कि हमारी जो हार्ट की रिदम है, जैसे कि वहां पे PQRST या PCG करवाते हैं तो वहां पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। अगर ST एलिवेटेड है, ठीक है, अगर ST एलिवेटेड हो जाता है वहां पे, या फिर ST डिप्रेशन हो जाता है, दो चीज होता है, एक तो ST एलिवेट हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा ST अपना डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर कहीं ना कहीं इन दोनों में से कोई भी चीज अगर ओकर होता है तो आपको क्या पता लगेगा इससे, कि जो आपकी हार्ट की जो लाइनिंग है, जो लेयर है मायोकार्डियम लेयर, उसमें कहीं ना कहीं नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अगर ईसीजी कराते हो तो आपको ये पता चल जाएगा। उसके बाद लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कहने का मतलब ये टेस्ट होता है कि हमने बताया था स्टार्टिंग में, जो होती हैं तीन टाइप की होती हैं, ठीक है। एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक होता है हमारा वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो हमारे बॉडी के लिए गुड होता है, ठीक है। अगर जो बात करें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के लिए, वो हमारे हमारे बॉडी के लिए बैड होता है, ठीक है। तो उसका इंक्रीज होना काफी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो अगर ये तीनों का सम मिला दिया जाए ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो आपके जो सम है वो हमेशा लेस देन 200 mg पर डीएल से नीचे आना चाहिए। mg पर डीएल कहने का मतलब ये मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर कहने का ये मतलब है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है वो हम करा सकते हैं इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं। इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है, ये एक अल्ट्रासाउंड होता है इकोकार्डियोग्राफी। आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू एक इमेज जनरेट होगा, वहां से आपको पता चल जाएगा आपके हार्ट के फंक्शंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद कोरोनरी एंजियोग्राफी करा सकते हैं आप। कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या होता है, आप
एक्सरेज एक होती हैं, जैसे कि एक्सरे करवाने पे आपको एक इमेज जनरेट हो जाएगा, आप एक वर्चुअल इमेज क्रिएट करवा सकते हो और पता लगा सकते हो कि आपकी जो हार्ट की ब्लॉकेज है कहाँ तक है और कौन सी आर्टरीज में, राइट में है या लेफ्ट में है, सब कुछ पता हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप एक कार्डियक टेस्ट करवा सकते हो जिसके थ्रू आपके हार्ट की रिस्पॉन्स के बारे में पता चल जाएगा। अब इसके हम ट्रीटमेंट के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके उपचार हैं, कौन कौन से इसके इलाज हैं जिसके थ्रू ये ठीक हो सकता है। जो हमारा फर्स्ट है वो इसे हम लोग 3 कैटेगरी में मैंने क्लासिफाई किया। ठीक है, फर्स्ट है हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, सेकंड हमारा मेडिकेशन, थर्ड है हमारा सर्जरी, जो कि हम लोग नेक्स्ट अभी पीपीटी में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पीपीटी के पेज में देखेंगे। जो हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कहने का मतलब ये है ऐसे जो लाइफ स्टाइल हैबिट जिसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट है वो है लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपको कार्डियोवेस्कुलर कोई भी डिसऑर्डर है, कोई भी डिजीज है कार्डियोवेस्कुलर की, तो आपको जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, आपके जो लिपिड का लेवल है, हमेशा लो रखना पड़ेगा, मॉडरेट रखना पड़ेगा, ज्यादा हाई नहीं रखना है। ठीक है, आप अच्छे अच्छे फाइबर वाले चीज खाओ, अपने डाइट में फाइबरस मटेरियल ऐड करो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो डिजीज है, कहीं ना कहीं आप मेंटली फिजिकली सब जगह से आप फिट रहोगे, और एक्सरसाइज काफी हेल्प करता है यार। और जो हमारा थर्ड होता है वो स्मोकिंग सिसेशन। आपको अगर कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस है तो आपको स्मोकिंग को एकदम क्वाइट करना है, स्मोकिंग नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद वेट मैनेजमेंट मैंने बताया फर्स्ट में ही कि आपके अपने वेट को मैनेज करके रखना पड़ता है। आपको ज्यादा फैटी चीज नहीं खाना है, आपको ज्यादा फाइब्रस चीज अपने डाइट में ऐड करना है। ठीक है, हमारा जो सेकंड है क्लासिफिकेशन वो है मेडिकेशंस की, कौन कौन से दवाइयां हम लोग ले सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट है स्टेटिन्स ले सकते हैं। स्टेटिन्स ये होते हैं, ये क्या होते हैं, लोअर कोलेस्ट्रॉल। स्टेटिन्स क्या करते हैं, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको लो कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता दूं मैं, अटोरवास्टेटिन, उसके बाद यहाँ पे है सिमोवास्टेटिन। ये दो एग्जांपल है। आप ये स्टेटिन ड्रग ले सकते हो जिसके थ्रू क्या होगा कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है आपकी जो बॉडी में वो उसको लो करेगा और आपके वेसल्स को, आपके आर्टरीज को रिलैक्स करेगा और ब्लड फ्लो कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, एक होता है जो हमारा फर्स्ट हो गया स्टेटिन। सेकंड होता है एंटी प्लेटलेट ड्रग। एंटी प्लेटलेट ड्रग कहने का मतलब ये है कि हमारे जो प्लेटलेट होती हैं, मैंने बताया था काफी स्टिकी होती हैं, तो उनको ये क्या करता है, वहां पे रोक देता है, क्लॉट फॉर्मेशन होने से रोक देता है। एंटी प्लेटलेट क्या करती हैं, हमारी प्लेटलेट्स को वहां पे स्टिकनेस को उसको कम कर देती हैं, जिसके चलते वहां पे क्लॉट फॉर्म ना हो पाए और हमारी आर्टरी जो है वो ब्लॉक ना हो पाए। ये काम करता है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग बीटा ब्लॉकर्स की, तो बीटा ब्लॉकर्स ये काम करते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स हमारी जो हार्ट की वर्कलोड है उसको कम करते हैं। कैसे कम करते हैं भाई, जो इफेक्ट्स ऑफ आपने पढ़ा होगा नोर एड्रेनलिन के बारे में। ठीक है, अगर आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो नोर एड्रेनलिन रिलीज करता है। ठीक है, एक ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे हार्ट रेट को, हमारे बीपी को वो इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर्स उस चीज को ब्लॉक कर देती हैं और वहां पे जो होती हैं हार्ट बीट को, जो हमारे फास्टर करती हैं हार्ट बीट को, तो उनको रोक देती हैं। जब रोक देती हैं तो क्या हो जाएगा कि वहां पे जो ब्लड का फ्लो है वहां पे वो कंटिन्यू हो जाएगा बीटा ब्लॉकर्स के थ्रू। तो हमें बीटा ब्लॉकर्स लेना चाहिए, लाइक एग्जांपल मेटोप्रोलोल ले सकते हैं। ओवरऑल बीटा ब्लॉकर्स का ये काम होता है भाई कि नोर एड्रेनलिन को क्या करती हैं, ये ब्लॉक कर देती हैं। वो हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो हमारी जो बीपी है वो हाई नहीं होगी, जो हमारी ब्लड का फ्लो है वो हाई नहीं होगा, तो हमारी जो वेसल्स है वो रिलैक्स रहेंगी। जब वेसल्स रिलैक्स रहेंगी तो यार ब्लड का फ्लो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ है वो हमारा नाइट्रेट है। ठीक है, नाइट्रेट कहने का मतलब नाइट्रोग्लिसरीन ले सकते हैं, जैसे कि एंजाइना, चेस्ट पेन में जो वेसल्स को आराम देती हैं, डायलेट कर देती हैं। जब किसी का चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं ताकि जो ब्लड का फ्लो है कंटिन्यू हो जाए, हमारी वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाए। ठीक है,
उसके बाद आते हैं ACE इनहिबिटर्स। ACE इनहिबिटर्स कहने का मतलब ये है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करती हैं, ये क्या करती हैं कि हमारी जो एंजियोटेंसिन होती है ना, जो बॉडी प्रोड्यूस करती हैं, उसको प्रिवेंट कर देती हैं और वहां पे जो ब्लड का फ्लो है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर देती हैं। हमारी आर्टरीज जो होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो इसमें हम लोग ऐसे इन्वर्टर्स लिसिनोप्रिल ले सकते हैं, ठीक है। के हमने ट्रीटमेंट के लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को देख लिया, मेडिकेशंस को देख लिया। अब हम लोग सर्जिकल इंटरवेंशन को देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट है वो है परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PCI या फिर एंजियोप्लास्टी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज जहाँ पे ब्लॉक होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि हमारी आर्टरीज के थ्रू एक स्टेंट जो होती है वो इंसर्ट किया जाता है हमारी आर्टरीज में, ठीक है। आप यहाँ पे इमेज देखो, ठीक है। जो ये हमारा हार्ट है, ठीक है, इस हार्ट के आर्टरीज में इस स्टेंट को भेजा जाता है, ठीक है। ये स्टेंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये स्टेंट आपको दिख रहा होगा। ये स्टेंट हमारी आर्टरीज में इंसर्ट किया जाता है। जब ये इंसर्ट होती हैं तो फिर वहां पे क्या किया जाता है, इसको इन्फ्लामेट किया जाता है, ठीक है। इन्फ्लामेट हो गई, यहाँ पे आप इमेज में क्लियरली देख सकते हो कि इन्फ्लामेट हो गई। जो स्टेंट है यहाँ पे इन्फ्लामेट होगी सेकंड स्टेप में। जो थर्ड स्टेप में क्या होती है, यहाँ पे एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ पे एक आपको आर्टरीज को आपको एक वे मिल जाता है। आपके जैसे ये आर्टरीज यहाँ पे स्टेंट को रख देते हैं, इसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। तो जनरली यही होता है परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन से। एक स्टेंट होती है जो एक प्रोसीजर के थ्रू हमारे बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। वो इंसर्ट करके आर्टरीज में इंसर्ट किया जाता है। जब आर्टरीज में इंसर्ट होती है तो हमें टारगेट जो हमें जहाँ पे ले जानी है कि बाई लेफ्ट कोरोनरी में ले जाना है, राइट कोरोनरी में ले जाना है, एक टारगेट होता है इसमें। अगर राइट में दिक्कत हो तो राइट में ले जाएंगे राइट कोरोनरी आर्टरीज में, लेफ्ट में दिक्कत है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज में ले जाएंगे और वहां पे ले जाके इन्फ्लामेट करेंगे, एक स्टेंट बना देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर हो गया और एक कहीं ना कहीं ब्लड का फ्लो है वो कंटिन्यू हो जाता है। तो ये काफी अच्छा एक सर्जिकल इंटरवेंशन है। मैं भी इस चीज से सच में एक बहुत अच्छी सर्जरी है, क्योंकि अगर प्लग्स फॉर्म हो जाता है तो कोई ना कोई चांसेस नहीं बनते हैं कि आप उसको कैसे ओपन कर सकते हैं। मेडिकेशंस टेम्पोररी होती है लेकिन ये परमानेंट होती है, ठीक है। उसके बाद एक होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्रेफ्टिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CABG, क्रिएटिंग न्यू रूट्स फॉर ब्लड फ्लो यूजिंग ग्रेफ्ट्स। इसमें क्या होता है कि आपके जो आर्टरीज होती है एक नया रास्ता बनाया जाता है। आर्टरीज पुरानी वाली मान लो ब्लॉक हो गई तो वहां पे एक नया रास्ता बनाया जाता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो कंटिन्यू हो जाए, ठीक है। अब हम लोग नर्सिंग केयर के बारे में बात करेंगे कि हम लोग कौन कौन से नर्सिंग केयर कर सकते हैं इंडिविजुअल को। अगर ये चीज होता है एज नर्स हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट हम कर सकते हैं मॉनिटर वाइटल साइंस, उसके BP को कर सकते हैं मॉनिटर, उसके हार्ट रेट को मॉनिटर कर सकते हैं, उसके ऑक्सीजन सेचुरेशन को मॉनिटर कर सकते हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन कहने का मतलब ये है कि उसकी जो ब्लड है ना, उसके बॉडी में उसकी जो ब्लड है वो कितने अमाउंट में ऑक्सीजन कैरी कर रही है वही होता है ऑक्सीजन सेचुरेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग HP, वेट अ मिनट, SpO2 भी बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा सेकंड है SS फॉर चेस्ट पेन एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन। अगर हम लोग SS करेंगे उसके चेस्ट पेन को, अगर चेस्ट पेन होता है तो हम लोग जो प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर मेडिकेशंस लिखे हैं उसको हम लोग देंगे, ठीक है। जो हमारा थर्ड है वो एजुकेट पेशेंट्स ऑन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एंड मेडिकेशन एडिरेंस। उस पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि आप अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करो, आप अच्छे फाइबर्स डाइट लो, अपने फैटी डाइट बिल्कुल स्किप करो। जो हमारा फोर्थ है वो है इनकरेज कार्डियक रिहेबिलिटेशन एंड फॉलो अप केयर। उसके कार्डियक रिहेबिलिटेशन कहने का मतलब ये है कि आपको उनको इंकरेज करना है कि आप पुराने जैसा आपका हेल्थ था उस कंडीशन में आओ, ठीक है। देन उसके बाद हमारी ये स्लाइड्स खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।